उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल का भाबर और तराई भाग पढ़ रहे थे हम, ठीक है। अब हमने उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश के भाबर और तराई के बारे में क्या पढ़ा था। भाबर कैसा भाग होता है? पथरीला, जहाँ पर नदियाँ अपने साथ लाए हुए कंकड़, पत्थर और मोटी मिट्टी को छोड़ जाती हैं। और तराई, भाबर के नीचे का भाग तराई भाग होता है और वहाँ पर कंकड़ पत्थर, वहाँ पर पत्थर नहीं होते हैं, मिट्टी होती है, ठीक है। और तराई में क्या होता है? पानी ज्यादा होता है और पानी बहुत जल्दी आसानी से हमें मिल जाता है। आसानी से मिल जाने का क्या मतलब होता है कि थोड़ी सी खोदने पे, वेरी गुड, थोड़ी सी खुदाई करने पर ही पानी मिल जाता है। पानी जमीन में बहुत ज्यादा अंदर नीचे नहीं है, ऊपर ही ऊपर बहुत ही कम खुदाई करने से ही हमको मिल जाता है, ठीक है। यहाँ के जगह के मौसम के बारे में हमने क्या बताया था? ठंडा होता है, हाँ, कम ठंडा होता है, ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना बहुत ज्यादा जाड़ा पड़ता है। भाबर और तराई के इलाके में ना बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, ना बहुत ज्यादा गर्मी यहाँ पर नहीं पड़ती है, और पर्वतों में जितना जाड़ा पड़ता है वो उतना जाड़ा तराई में, भाबर के हिस्से में नहीं पड़ता है, ठीक है। और पानी भी ज्यादा बरसता है मैदानी इलाकों के मुकाबले, ठीक है। मैदानी इलाका तराई के नीचे और हो गया, ठीक है। तराई में वर्षा ज्यादा होती है, ठीक, और गर्मी भी उतनी ज्यादा नहीं पड़ती है, ठीक। अच्छा, अब ये बताओ कि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, पानी भी बहुत ज्यादा बरसता है, तो वहाँ के लोग काम क्या करते होंगे? खेती ज्यादा करते होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होती है और पानी बहुत ज्यादा बरसता है। पानी एक तो बरसता भी ज्यादा है और जमीन से भी पानी बहुत आसानी से मिल जाता है, जो कि खेती के लिए बहुत ही अच्छी बात होती है ना। खेती के लिए हमें क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं? पानी और मौसम, दो चीजों पर खेती निर्भर करती है, ठीक है। मिट्टी और मौसम, वहाँ की मिट्टी कैसी है और वहाँ का मौसम कैसा है। मिट्टी अच्छी होगी, उपजाऊ होगी, तो भी खेती अच्छी होगी, और ज्यादा गर्मी नहीं होगी, पानी बरसेगा तो भी खेती अच्छी होगी। और ये दोनों ही चीजें तराई के इलाके में बहुत होती है। वहाँ की मिट्टी जो है चिकनी होती है और दलदली मिट्टी जिसको बोलते हैं, उसमें पानी ज्यादा होता है, इसलिए वहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। अब खेती बाड़ी में जिन फसलों को पानी ज्यादा चाहिए होता है और मिट्टी दलदली चाहिए होती है, वही फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं। कौन कौन सी चीजें ऐसी होती हैं जिनको पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है? गन्ना, वेरी गुड, गेहूं और धान में सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इसलिए तराई के इलाकों में धान, गन्ना और गेहूं की फसलें ज्यादातर उगाई जाती हैं, ठीक है। तो आज हम उनके उत्तरांचल के तराई के हिस्से के काम धंधों की बात करेंगे, है ना। वहाँ के लोगों के काम धंधे क्या हैं, वो लोग, वहाँ के लोग क्या काम करते हैं? पहला काम वो करते हैं खेती। किन चीजों की मुख्यतः खेती वहाँ पर होती है? गन्ना, गेहूं और धान, ठीक है।
वहाँ की मिट्टी कैसे होती है मालूम पड़ा? कैसी होती है? दलदली मिट्टी होती है और वहाँ पर पानी ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर लोग इनकी गन्ना गेहूं धान की खेती करते हैं। अब चूंकि यहीं पर ही गन्ने की गेहूं की धान की खेती होती है, तो यहाँ पर जो शहर बसे हुए होते हैं वहाँ पर यहीं पर ही उन्होंने मिलें लगा ली, जिससे कि गन्ने से क्या बनता है बताओ? चीनी। और धान से क्या मिलता है? चावल। धान क्या होता है? चावल जो है वो उसके ऊपर भूरा भूरा छिलका होता है, हाँ, उसके अंदर से चावल निकलता है ना। तो ये गन्ना और धान ये मिलों में जाता है, ये सब मिलों में जाता है। गेहूं धान की भी मिलें, चावल की मिल है वहाँ पर, और गन्ने की भी वहाँ पर चीनी की मिलें हैं, जहाँ पर ये गन्ना वहीं पास में ही जाकर मिलों में चला जाता है और वहाँ से चीनी बनकर तैयार होकर और शहरों में या और जगहों में जाती है। ठीक है, जहाँ पर अब खेती यहीं पर होती है तो मिलें भी यहीं आसपास बना दी जाती हैं, ताकि उनको गन्ने को लेकर बहुत दूर ना जाना पड़े, है ना। जहाँ गन्ना पैदा होगा वहीं पास में मिलें बना दी, है ना, ताकि गन्ना फटाफट खेत से निकले और ट्रकों में भरकर मिल में चला जाए और चीनी बनकर बाकी और दूसरे हिस्सों में चली जाए। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होता है, मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है, पानी भी बहुत बरसता है, तो यहाँ पर क्या होगा? पेड़ पौधे बहुत होते हैं, जंगल बहुत होते हैं। बताया था पिछली बार कि यहाँ पर जंगल बहुत होते हैं। फिर क्या होगा? जंगल जब बहुत होते हैं तो क्या? नहीं, जानवर तो होंगे, पेड़ बहुत होते हैं, और पेड़ों से हमें क्या मिलता है? पेड़ों से हमें और और जड़ी बूटियां मिलती हैं, और सबसे ज्यादा पेड़ों से हमें क्या मिलता है? लकड़ी। वेरी गुड, पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है, पेड़ों से हमको लकड़ी मिलती है। तो अब जब वहाँ पर जंगल बहुत ज्यादा है, पेड़ बहुत ज्यादा है, तो वहाँ से लकड़ी भी हमको बहुत ज्यादा मिलती है। और लकड़ी से क्या काम होता है? फर्नीचर। लकड़ी से बनता है फर्नीचर और पेड़ की छाल से और क्या चीज बनती है बताओ? नहीं, छाल, वो तो कागज। ये जो कागज जो हम लोग कॉपी लिखते हैं, किताबें बनती हैं, ये सब किससे बनता है? लकड़ी से बनता है ना। कागज तो पेड़ की जो लकड़ी की छाल होती है उससे कागज बनाया जाता है। और तो यहाँ पर कागज बनता है और फर्नीचर बनाने का लोग काम करते हैं और कागज बनाने का भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लकड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में मिलती है। तीसरा काम है इनका दस्तकारी। कौन बताएगा दस्तकारी का मतलब? दस्तकारी का मतलब होता है हाथ का काम। हाथ का कोई भी काम जिसमें हाथ की कारीगरी होती है। जैसे कि नहीं, चिकन का तो लखनऊ में होता है। जैसे कि लकड़ी का फर्नीचर बनाया, कुर्सी बनाई, नक्काशी जानते हो क्या होती है? लकड़ी को जब लकड़ी की में गुदाई होती है और उससे कहीं फूल बना दिया है, कहीं पत्ती बना दी, होती है ना कुर्सियों पे, देखिए नक्काशी। तो ये नक्काशी हाथ का काम होता है। हाँ, दस्तकारी उसको बोलते हैं दस्तकारी। दस्तकारी सिर्फ नक्काशी को नहीं बोलते, कोई भी हाथ की कारीगरी, कोई भी हाथ का काम दस्तकारी कहलाता है। चाहे वो छपाई हो, चाहे वो पेंटिंग हो, और चाहे वो नक्काशी हो, तो इस तरीके के काम दस्तकारी में आते हैं। दस्तकारी मतलब हाथ का काम।
ये काम होता है वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है सिंचाई किन किन चीजों से, सिंचाई तुमको मालूम, सिंचाई किसे कहते हैं? सिंचाई किसे कहते हैं? यस, पानी से, पानी जो खेतों में डाला जाता है, खेतों में पानी डालते हैं तो उसको सिंचाई बोलते हैं। अच्छा, हमारे घर में जब छोटे छोटे गमले लगे रहते हैं उसमें तो हम पानी बहुत अच्छे से आराम से डाल लेते हैं, पाइप लगाया, पानी डाल दिया, या 1-2 बाल्टी हाथ में ली और उससे पानी डाल दिया। इतने बड़े खेतों, जो वहां पर खेत होते होंगे, उसकी सिंचाई ट्यूबवेल, ट्यूबवेल यानी कि नलकूप, और वेरी गुड, और नहरों से, नहर क्या होती है? नदी, क्या नदी नहीं होती है? नदियों से उसका एक, जैसे जो भी नदी बह रही है उससे अगर पतला सा रास्ता निकाल दिया जाता है तो वो पानी उसमें आने लग जाता है, तो वो नहर बन जाती है। और वो नहर जो है खेतों तक ले आते हैं, तो उसका पानी जो है, खेतों में कोई थोड़ा बहुत तो पानी लगता नहीं है, कितना बड़ा बड़ा खेत होता है और उसमें पानी डालना आसान काम तो नहीं होता, तो उसके लिए पानी हमें ज्यादा जरूरत पड़ता है। तो वहां पर खेतों पे की सिंचाई जो है नलकूप मालूम है क्या होता है? गहरा गड्ढा खोदते हैं, बोरिंग की तरह। बोरिंग समझते हो क्या होती है? गहरा अंदर जमीन के अंदर गड्ढा खोदते हैं और वहां पर पानी, और बहुत कम ही खोदना पड़ता है क्योंकि ज्यादा खोदना नहीं पड़ता वहां पानी के लिए, बहुत ही कम गहराई पे पानी मिल जाता है और नलकूप द्वारा खेतों की सिंचाई हो जाती है, ठीक है। और नहरों के द्वारा होती है इन खेतों की सिंचाई। तो क्या क्या काम धंधे हुए उनके? एक तो खेती, जिसमें वो गन्ना, गेहूं, धान, और यहाँ पर चावल की मिलें हैं और चीनी की मिलें हैं। मिलों में भी लोग काम करते हैं, है ना, मशीनें चलाते हैं। मिलों में भी तो आदमी चाहिए होते हैं मशीनें चलाने के लिए, तो यहाँ पर काम करते हैं। दूसरा काम वो फर्नीचर बनाने का करते हैं, क्योंकि वहाँ पर पेड़ बहुत है, लकड़ी बहुत ज्यादा मिल जाती है, तो लोग फर्नीचर बना के बेचते हैं, वहाँ पर भी बेचते हैं और बाकी और दूसरे हिस्सों में भी भेजते हैं, कागज बनाते हैं। दूसरा यहाँ पर दस्तकारी का काम है, हाथ का काम भी लोग करते हैं, कैसा भी हो, चाहे वो नक्काशी हो, चाहे वो पेंटिंग हो, छपाई हो, कोई भी दस्तकारी का काम यहाँ पर लोग करते हैं। यहाँ के मुख्य शहर, अब यहाँ पर हमने जाना कि उनके ये मुख्य काम है। अब उत्तरांचल के तराई इलाके के मुख्य शहर कौन कौन से हैं, जिनको हम कहते हैं ये तो तराई इलाका है। तराई इलाका, हल्द्वानी, देहरादून, वेरी गुड, देहरादून, पीलीभीत। अच्छा, नाम सुना है देहरादूनी चावल का? नहीं सुना है? बाजार में लेने जाओ तो एक जगह देहरादूनी चावल भी लिखा रहता है ना? क्यों देहरादूनी? क्योंकि वो इन्हीं इलाकों में, इसी सब इलाकों में वहां पर चावल की मिलें हैं, तो वो उसका नाम भी देहरादूनी शहर के नाम पे पड़ गया, देहरादूनी चावल, है ना। और पीलीभीत, लखीमपुर, नाम सुना है शहरों का? लखीमपुर का नाम तो सुना होगा, लखीमपुर खीरी, बहराइच, ये सारे शहर जो हैं उत्तरांचल के तराई के इलाके में हैं, ये मुख्य शहर हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? हल्द्वानी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी एक नाम है, लखीमपुर खीरी, बहराइच, आदि मतलब और भी कुछ मुख्य शहर हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। अब काम धंधे जाने,
मुख्य शहर जाना। काम धंधा कौन सा? खेती, दस्तकारी। मुख्य शहर हल्द्वानी, देहरादून, लखीमपुर खीरी और बहराइच। अच्छा, अब यहाँ के लोग रहते कैसे हैं, कैसा उनका रहन सहन है, क्या भाषा बोलते हैं? उत्तरांचल में मैंने क्या गढ़वाली और कुमाऊं बताते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले जब यहाँ के जो सबसे पुराने लोग थे, इनकी दो जातियां थी, वो थे थारू और बोक्सा। थारू, बोक्सा नहीं, बोक्सा। सबसे पुराने यहाँ के रहने वाले दो थारू, बोक्सा, नो बोक्सा, थारू और बोक्सा लोग यहाँ के सबसे पुराने निवासी थे। ठीक, और अब जो उत्तरांचल है, यहाँ पर है ना, इधर उत्तरांचल के आसपास के प्रदेशों के नाम पता है तुम लोगों को? सबसे पहले तो उत्तरांचल के बगल वाला प्रदेश कौन सा है बताओ? उत्तर प्रदेश। वेरी गुड। और कौन सा है? और कौन सा है? यहाँ पर कौन सा पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है पंजाब। हाँ, और नहीं बेटा, पंजाब ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तरांचल है। हाँ, ये उत्तर प्रदेश है, तो ये उसके पड़ोसी प्रदेश हो गए, उत्तरांचल के पड़ोसी प्रदेश हो गए पंजाब, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर है एक पूर्वी बंगाल। प्रदेशों के नाम बताए थे ना, बताए थे, याद है? कितने प्रदेश हैं हमारे देश में? 28, जिसमें से एक पूर्वी बंगाल है, एक ये उत्तर प्रदेश है। तो ये सारे प्रदेश जो हैं उत्तरांचल के पड़ोसी प्रदेश हैं, उत्तरांचल के पड़ोसी प्रदेश हैं। अब क्योंकि उत्तरांचल के तराई के इलाके में मौसम बहुत अच्छा होता है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, पानी भी ज्यादा होता है और काम ज्यादा है, यहाँ पर खेती बाड़ी बहुत अच्छी हो जाती है। तो लोग सोचते हैं कि इस इलाके में यहाँ पर काम ज्यादा है, काम ज्यादा मिल जाएगा, अच्छा काम मिल जाएगा, तो यहाँ के लोग सोचते हैं चलो यहाँ पर आकर हम काम करें। ठीक है, तो ये लोग कुछ लोग पंजाब से उत्तरांचल में आकर बस गए हैं, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के आके उत्तरांचल में बस गए हैं, कुछ पूर्वी बंगाल से लोग आकर उत्तरांचल में काम धंधे की तलाश में आकर बस गए हैं। और उत्तरांचल के लोग तो वहां रहते ही हैं, उत्तरांचल है ही। तो क्या होता है कि जब अब एक जगह है, वहां पर एक बच्चा है वो अंग्रेज है, एक बच्चा है हिंदी बोलता है, एक बच्चा पंजाबी है, एक बंगाली है, एक मराठी है, तो क्या होगा? उस जगह पे उतनी भाषाएं सब बोली जाएंगी। मराठी बच्चा मराठी बोलेगा, है ना, अंग्रेजी बोलेगा, बंगाली जो होगा वो बंगाली भाषा बोलेगा। तो इसी प्रकार जब पूर्वी बंगाल से लोग यहाँ पर आके बसे, उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है? ज्यादातर हिंदी, भोजपुरी बोली जाती है, खड़ी बोली भी बोली जाती है, तो भोजपुरी भी बोली जाती है। तो वो भाषाएं भी यहाँ पर बोली जाने लग गई। और जो पंजाब से लोग आए तो वो पंजाबी बोलने लग गए। तो और उत्तरांचल में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? दो मंडल बताए थे, गढ़वाल और कुमाऊं। दो मंडल बताए थे उत्तरांचल के, दो मंडलों में विभाजित है। एक मंडल है गढ़वाल, एक मंडल है कुमाऊं। गढ़वाल हिस्से में गढ़वाली बोली जाती है और कुमाऊं के हिस्से में कुमाऊनी बोली जाती है। तो उत्तरांचल की मुख्य दो भाषाएं हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। लेकिन जो लोग यहाँ से आकर यहाँ पर बस गए हैं वो भी अपनी भाषा बोलते हैं। बंगाल के लोग बंगाली बोलते हैं, उत्तर प्रदेश से जो पहुंचे हैं वो भोजपुरी भी बोलते हैं, और पंजाब के लोग जो पहुंचे हैं वहाँ पर पंजाबी भी बोली जाती है। इसलिए वहाँ के हिस्से में ये सारी भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन सी? गढ़वाली, कुमाऊनी, पंजाबी, भोजपुरी, बंगाली। वेरी गुड।
तो यहाँ पर इतने इतने लोग बसे हैं और इतनी इतनी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं और सबसे पुराने निवासी वहाँ के थारू और बोक्सा थे। तो आज हमने बात करी यहाँ के उत्तरांचल के तराई के हिस्से के लोगों के काम धंधे और रहन सहन। ठीक है, अब नाउ आई एम गिविंग यू सम होमवर्क, कुछ होमवर्क देंगे जो आप लोग घर में जाके करेंगे। अपनी अपनी कॉपी में लिख के लाइएगा। तराई के भाग का मौसम कैसा होता है? कैसा होता है, कौन बताएगा? वहाँ ज्यादा गर्मी नहीं होती है और बहुत ज्यादा पर्वतों की तरह ठंड भी नहीं पड़ती है और वर्षा भी ज्यादा होती है। ठीक है, और इस भाग के पुराने निवासियों का नाम बताओ। थारू और बोक्सा, वेरी गुड। निवासियों के नाम बताओ। बोक्सा नहीं, बोक्सा। अच्छा, अब यहाँ की प्रमुख फसलें। गेहूं, वेरी गुड। यहाँ की प्रमुख फसलों के नाम बताओ। ठीक, अच्छा, और यहाँ की कुमाऊनी, गढ़वाली, बंगाली, पंजाबी। वेरी गुड।